अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट है। हमारे सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट है, इसी वजह से अर्थ की सरफेस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अगर ये थर्ड प्लैनेट नहीं होता तो लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये थर्ड है, इसीलिए इसके पास लाइफ एग्जिस्टेंस में है। अर्थ जो है वो इनर प्लैनेट्स में सबसे बड़ा है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सन कंसिडर कर लूं, इफ दिस इज सन, तो पूरे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ऐसे जो 8 प्लैनेट हैं, उन 8 प्लैनेट में शुरुआती 4 प्लैनेट्स जो हैं उन्हें इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। तो अर्थ किस प्लैनेट का ग्रुप का हिस्सा है? इनर प्लैनेट ग्रुप का हिस्सा है। और इन इनर प्लैनेट के ग्रुप में भी अगर साइज में कंपैरिजन किया जाए तो अर्थ इज द लार्जेस्ट इनर प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। पहला पॉइंट। दूसरा, अर्थ जो है वो थर्ड पोजीशन पर सिचुएटेड है। क्लियर आउट हुआ। तीसरा, अर्थ के पास खुद की अपनी नेचुरल सैटेलाइट है। ये पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर ये सारी कंडीशंस नहीं होती तो हो सकता है अर्थ पर जो लाइफ है उसमें होने में कहीं ना कोई क्रिटिक्स आने की संभावनाएं थी। क्यों? क्योंकि अगर अर्थ सेकंड पोजीशन पे होता तो सन से आने वाली सोलर रेडिएशंस की वजह से टेम्परेचर ज्यादा होता। अर्थ के पास अगर मून नहीं होता तो हो सकता है अर्थ में जो इंक्लिनेशन आता है, जिसे हम 23.5 डिग्री का इंक्लिनेशन कहते हैं, वो नहीं होता। और अगर वो नहीं होता तो सीजनल चेंज होने में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होती। बात समझ में आ रही है? अर्थ लगभग सन से 15 करोड़ की दूरी पर है। इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स 15 करोड़ किलोमीटर्स की दूरी पर भी सिचुएटेड है। और अपनी ही एक्सिस पे, ये होती है एक्सिस, ये होती है ऑर्बिट, तो अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री के एंगल के साथ क्या है? झुका हुआ है। क्लियर? कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूं, लिखिएगा फटाफट। अर्थ लार्जेस्ट इनर प्लैनेट, अर्थ लार्जेस्ट इनर प्लैनेट। सेकेंड पॉइंट, अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, Earth have its own natural satellite, that is moon. Earth have its own natural satellite, that is moon. ठीक है। नेक्स्ट, अर्थ जो है, जो इनर प्लैनेट्स मैंने बताए, सन के बाद जो 4 प्लैनेट है, मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स, ये 4 प्लैनेट हार्ड रॉक सरफेस के बने हुए हैं। इसके बाद वाले जो 4 प्लैनेट है वो गैशियस प्लैनेट है, इसीलिए इसको एक और नाम दिया जाता है कि अर्थ इज ए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट? अर्थ इज ए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। लिख लीजिए, अर्थ इज ए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ठीक है। अब एक और फैक्ट अर्थ के बारे में निकल के आता है, वो ये है कि अर्थ जो है, जो अर्थ है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्रस्ट, मेंटल और कोर का बना है। ऐसे बहुत सारे प्लैनेट है जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर 1 या 2 से अधिक लेयर्स से मिलके बना हुआ होगा, पर अभी हमें पता नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर क्रस्ट, मेंटल का कोर का बना हुआ है। दूसरी चीज ये होने की वजह से अर्थ की सरफेस पर प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। इसलिए अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम shows active plate tectonic movement. Clear out हुआ? लिख लीजिए, Earth is the only planet in our solar system shows, Earth is the only planet in our solar system shows active plate tectonic movement. Active plate tectonic movement. ठीक है? क्लियर? अब अगेन ध्यान दीजिए, अगर मैं कंसिडर कर लूं यही हमारा अर्थ है, इफ दिस इज अर्थ, तो ये अर्थ का पेरिफेरियल रीजन हो गया, यहां कहीं अर्थ का सेंटर हो गया। तो सेंटर से पेरिफेरी की दूरी इज नोन एज रेडियस, या पेरिफेरी पासिंग थ्रू द सेंटर अप टू पेरिफेरी, इसी को रेडियस कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। डन? ये डायमीटर हो गया अर्थ के हॉरिजॉन्टल लाइन पे, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो दिस इज द इक्वेटोरियल डायमीटर। क्लियर? ये पोल्स हैं, ये भी पोल्स हैं, यहां सेंटर है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो दिस इज पोलर डायमीटर। क्लियर आउट हो गया?
अर्थ की पोलर डायमीटर कम है एज कंपेयर टू इट्स इक्वेटोरियल डायमीटर। क्लियर? तो लिख लीजिए अर्थ डायमीटर एट इक्वेटर इज अराउंड 12,756 किलोमीटर। 12,756 12,756 किलोमीटर। क्लियर? एंड इट्स polar diameter is around and its polar diameter is around 12,714 किलोमीटर्स। तो डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस बताओ कितना हो गया इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स? 42। ये एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है प्री का कि अर्थ के पोलर डायमीटर और इक्वेटोरियल डायमीटर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो वो आपको समझ में आ गया अब कितना है। क्लियर आउट हो गया? डन। अब अर्थ दो मोशन करता है अपनी प्लेस पर प्लस अपनी ऑर्बिट में इन आवर सोलर सिस्टम। मैं ये कह रहा हूं कि अर्थ जो है सन से तीसरी दूरी पे होने के साथ साथ अपनी जगह पर एक मोशन करता है जिसे हम रोटेशन मोशन कहते हैं, और अपनी ऑर्बिट में वो एक मोशन करता है जिसे हम रिवॉल्यूशन मोशन कहते हैं। रोटेशन मोशन का टाइम पीरियड जो है वो ऑन एन एवरेज 24 घंटे हम कंसिडर करते हैं, जो एक दिन के बराबर होता है। और अगर उसे एग्जैक्ट हम बताएं तो 23 घंटे 56 मिनट 4 seconds। क्लियर? लिख लीजिए द रोटेशन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज अराउंड 23 hours 56 minute 4 seconds, that is equal to 1 day, that is equal to 1 day। क्लियर? नेक्स्ट, ऐसे ही अर्थ जो है रिवॉल्यूशन भी करता है। कितने टाइम पीरियड में? लिख लीजिए द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ इज अराउंड कितना टाइम? 365 days 6 hours 6 hour कितना है? 48 minutes 6 सेकेंड 48 मिनट्स 6 सेकेंड्स। क्लियर? ये इसका रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड है। इसी को एक ऐसे भी लिखते हैं 365 1/4 डे। क्लियर? क्योंकि ये 1/4 का मतलब हो गया 6 आवर्स, क्योंकि 24 आवर्स का अपना डे होता है। मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो 24 होता है, मतलब हर 4 साल में एक लीप ईयर आएगा या आएगा। क्लियर? क्यों आएगा? क्योंकि 6 घंटे हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, ये बेसिक फैक्ट्स थे अबाउट अर्थ। अब हेडिंग डाल लीजिए शेप ऑफ अर्थ। अब समझते चलिएगा फटाफट। शेप ऑफ अर्थ, इधर ध्यान दीजिए प्लीज। अर्थ का जो बर्थ है उसके लिए एक थ्योरी आती है जिसे नाम दिया जाता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो डिफाइंड करती है अर्थ का प्लस अदर प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम प्लस गैलेक्सीज प्लस यूनिवर्स का बर्थ कैसे हुआ है। इट मींस इट इज द थ्योरी रिलेटेड टू द बर्थ ऑफ यूनिवर्स, जिसे नाम दिया है बिग बैंग थ्योरी। क्लियर? लिख लीजिए, हेडिंग डालो, मतलब इसी में लिखते चलिए साथ में। बिग बैंग थ्योरी गिवन बाय, किसने दी थी? गिवन बाय जॉर्ज लेमेंटियर। गिवन बाय जॉर्ज लेमेंटियर। गिवन बाय जॉर्ज लेमेंटियर इज अबाउट George Lemaitre is about the birth of universe, ऑब्लिक करके लिख लीजिए अर्थ। क्लियर? ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा। बिग बैंग थ्योरी में ऐसा एक्सप्लेन किया गया है कि एक छोटा सा गॉड पार्टिकल हुआ करता था।
एक छोटा सा गॉड पार्टिकल, उसके अलावा यूनिवर्स में अभी वैक्यूम था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई पार्टिकल अगर मोशन में नहीं है तो वो रेस्ट में ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस कोई उसमें फोर्स नहीं लगता। इसी लॉ के हिसाब से हमारे सोलर सिस्टम का बर्थ हुआ है या अर्थ का बर्थ हुआ है। कैसे, प्लीज ध्यान देना, ये वो गॉड पार्टिकल है जिसके बाहर से लगने वाला फोर्स जीरो है। इस वजह से इस गॉड पार्टिकल के अंदर से कुछ फोर्स लग रहे हैं जिसे हमने नाम दे दिया इंटरनल फोर्सेस। उन इंटरनल फोर्सेस के कारण ये गॉड पार्टिकल ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होते समय सबसे बड़ा उसमें एक्सप्लोजन होता है। उसी एक्सप्लोजन को नाम देते हैं बिग बैंग। क्लियर आउट हुआ? बिग बैंग इज नथिंग बट इट इज द एक्सप्लोजन दैट ऑकर्ड इन दैट पर्टिकुलर स्मॉल पार्टिकल। क्लियर? वो जो स्मॉल पार्टिकल मैं बोल रहा हूं वो स्मॉल पार्टिकल बहुत छोटा है, पहली कंडीशन। उसकी साइज बहुत छोटी है, पहली कंडीशन। दूसरा, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तीसरा, उसमें इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम है। क्लियर आउट हुआ? ये तीन उसकी कंडीशन थी, पर मैं नहीं बता रहा हूं कि वो किसका बना हुआ है, मतलब उसका कंपोजिशन मुझे नहीं पता। क्लियर आउट हुआ? इसका मतलब वो किसी न किसी चीज का बना हुआ होगा, और वो चीज 5 बेसिक एलिमेंट्स ही हैं। कौन कौन से? सरफेस, जिसे हम भगवान कंसिडर करते हैं। भगवान इज नथिंग बट इट इज दैट पर्टिकुलर थिंग विच कंबाइंस ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स जो लाइफ के लिए असेंशियल होते हैं, जैसे अग्नि, आकाश, वायु, नीर, अर्थ की सरफेस। क्लियर आउट हुआ? तो ये वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होगा, ऐसा मैं कह रहा हूं। क्लियर? एक समय आता है जब उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगते हैं, तो उसके इंटरनल फोर्स के कारण उसमें एक्सप्लोजन होता है। जब उसमें एक्सप्लोजन हुआ तो वो ब्रेकडाउन हुआ इनटू स्मॉल 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 पार्टिकल्स। हर एक पार्टिकल उससे टूट के किसी निर्धारित दिशा में अपने मास के साथ और एक वेलोसिटी के साथ मूव करने लगता है। ये बात समझ में आ रही है? यहां ब्रेकडाउन हुआ और पार्टिकल्स टूटे और वो निकल के जा रहे हैं। देखो, इनके पास कुछ ना कुछ इनका मास है, प्लस इनके पास इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। क्या ये कभी रुकेगा? नहीं रुकेगा, क्योंकि बाहर से एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर आउट हुआ? एक प्री का क्वेश्चन है कि आर यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग इन नेचर और नॉट? तो यस, इट इज ट्रू, आर यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग इन नेचर। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी बिग बैंग के टाइम निकली थी उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। क्लियर आउट हुआ? ये थ्योरी दी है हबल साहब ने। किसने दी? हबल साहब ने। उन्होंने दिया है एक्सपांडिंग नेचर ऑफ यूनिवर्स। क्लियर आउट हुआ? फैक्ट लिख लो फटाफट। Expanding nature of universe explained by Hubble, Hubbble. Done. Done. अब इसमें बताया क्या है? इसमें यह बताया है कि वो पार्टिकल जब यहां से टूट के कहीं पर पहुंचा, उसी को फॉलो करते हुए एक और पार्टिकल टूट के कहीं पहुंचा होगा। एक टाइम ऐसा आया कि दोनों के मास जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट थे उससे कहीं दूर आ गए, इस वजह से उनका टेम्परेचर रिड्यूस हुआ। टेम्परेचर रिड्यूस हुआ प्लस वेलोसिटी रिड्यूस हुई। टेम्परेचर जब रिड्यूस होता है तो कोई भी चीज कंडेंस होती है, तो दे स्टार्ट टर्न इनटू देयर सॉलिड स्ट्रक्चर्स विथ हैविंग सम मास, और उस मास की वजह से उन्होंने दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू किया। इस वजह से अगेन बोथ दिस पार्टिकल्स स्टार्ट कंबाइनिंग टू ईच अदर। क्लियर आउट हुआ? प्लीज, मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं, ये था वो गॉड पार्टिकल। इस गॉड पार्टिकल से 2 पार्टिकल्स टूटे, 2 नहीं अनंत पार्टिकल टूटे, पर मैंने इन दोनों को कंसिडर किया। ये यहां से ट्रेवल होके यहां तक पहुंच गए। समय के साथ इनकी वेलोसिटी भी थोड़ी कम हुई, और समय के साथ इनका टेम्परेचर भी कम हुआ। दैट्स व्हाई इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर कम मतलब कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब स्टार्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, और सॉलिडिफिकेशन हुआ होगा तो ये सॉलिड मास बन गया। देखो, अगर ये सॉलिड मास है तो इसका खुद का कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अगर ये भी सॉलिड मास है तो इसका भी खुद का कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा।
दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। प्लीज पे अटेंशन, ये देखो, जब दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया तो क्या हुआ, ये देखो, दोनों पार्टिकल एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए और एक दूसरे से टकरा गए। जैसे ही टकराए, अगेन एक कॉलिजन, कॉलिजन की वजह से टेम्परेचर राइज अप, क्योंकि होता ही ऐसा है, जब कॉलिजन्स के नंबर बढ़ते चले जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। जैसे ही इनका कॉलिजन हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया और ये दोनों अपनी मॉल्टन फॉर्म में आए। कौन सी फॉर्म में आए? मॉल्टन फॉर्म में। जैसे ये दोनों अपनी मॉल्टन फॉर्म में आ गए, इनका क्या हो गया? एडिशन हो गया। दोनों जुड़ के एक नया टुकड़ा बन गए जिसकी साइज दोनों के कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा है। फिर से इसका टेम्परेचर क्या हुआ होगा? कम। अगेन ये क्या हुआ? सॉलिड। अगेन इसका मास बढ़ा और ग्रेविटी बढ़ी तो इसने किसी तीसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ऐसे करके हजारों पार्टिकल्स का कॉलिजन होता गया। क्लियर? अब ये देखो, वही छोटा पार्टिकल, एक कॉलिजन, कॉलिजन्स होते चले जा रहे हैं, कॉलिजन्स होते चले जा रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है तो क्या मैं मान लूं ये अपनी मॉल्टन स्टेट में है? अगर ये अपनी मॉल्टन स्टेट में है तो आप समझ पा रहे होंगे, जो हार्ड सब्सटेंस होंगे, जैसे मॉल्टन स्टेट का मतलब खोपरे का तेल भी है, पानी भी है, डाबर आंवला भी है, आमंड ड्रॉप भी है, सरसों का तेल भी है, या वो मूंगफली वाला तेल जो हम सब्जी में डाल रहे हैं, सोयाबीन वाला तेल ही, सबको एक डिब्बे में आप डालते जाओ तो हर एक लेयर में अलग अलग तेल अलग अलग लेयर्ड में जम जाएगा। क्यों? डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटी। तो मोल्टन होने के बावजूद भी जो सबसे ज्यादा डेंस था वो सेंटर में चला गया, जो सबसे ज्यादा लाइट था वो, कोई डाउट? इसका मतलब अर्थ स्ट्रक्चर, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर, दे अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी। इसका मतलब सेंटर जो होगा वो हार्डेस्ट सब्सटेंस और हेवीएस्ट सब्सटेंस का बना होगा, जैसे कि हमारा अर्थ का कोर आयरन और निकल का बना हुआ है। डन? क्लियर? फिर से ध्यान देना प्लीज, यही वो अर्थ है जिसका इवोल्यूशन होना शुरू हुआ है, पर उसी समय इससे एक पार्टिकल टकराया। प्लीज पे अटेंशन, इससे एक पार्टिकल टकराया, देखो, तो ऐसा मोशन आया होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, इससे एक पार्टिकल टकराया, देखो, तो ऐसा मोशन आया होगा। क्लियर? मैं कह रहा हूं कि यूनिवर्स में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये बॉडी स्टॉप नहीं होगी। तो एक पार्टिकल ने मुझे इधर टक्कर मारी तो मैं ऐसा घूमने लग गया। अब कोई दूसरा पार्टिकल नहीं है कि मेरा मोशन रोक दे, इसलिए मैं अपनी जगह पर क्या कर रहा हूं? क्लियर आउट हुआ? यानी कि रोटेशन मोशन इज ड्यू टू दैट कॉलिजन जो ओकर हुए थे किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, इसमें। क्लियर आउट हो गया? डन? ठीक है, फिर से ध्यान देना प्लीज। समय बीतता चला गया, कॉलिजन्स कम होते चले गए। कॉलिजन्स कम हो गए होंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरा टेम्परेचर अपने आप क्या होना शुरू होगा? रिड्यूस। टेम्परेचर रिड्यूस होगा, इसका मतलब मेरी बॉडी जो मॉल्टन स्टेट में थी, क्या वो अब कन्वर्ट होगी इनटू सॉलिड स्ट्रक्चर? प्लीज पे अटेंशन, अभी मैं सरफेस जो है वो मॉल्टन स्टेट में है, गीली सरफेस है, और देखो मेरे पास रोटेशन मोशन भी है ऐसा। तो क्या आप फील कर पा रहे होंगे कि जब मैं ऐसा घूमूंगा तो यहां से छींटे उड़ रहे होंगे? हाँ या ना? क्यों? क्योंकि मॉल्टन स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा सकता है। मूव करने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और मेरी बॉडी में वो फोर्स लग रहे हैं ड्यू टू माय रोटेशन, दैट इज सेंट्रीपिटल और सेंट्री। हाँ या ना? डन? पक्का? अगर ऐसा ही है तो ये देखिए, अर्थ बन के तैयार हो गया है इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के टकराव के कारण। किस स्टेट में है? मॉल्टन स्टेट में है, और इसके पास एक मोशन भी आ गया वेस्ट टू। अगर ऐसा मोशन हो रहा है तो क्या मैं ऐसा मान लूं कि पोल्स का मटेरियल टुवर्ड्स द सेंटर आएगा और इक्वेटर का मटेरियल अवे फ्रॉम द सेंटर जाएगा? हाँ या ना? क्लियर? अगर ऐसा होता है तो क्या मैं ऐसा मान लूं कि समय के साथ अर्थ का स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब का बन जाएगा? हाँ या ना? इसका मतलब पोल्स से ये चपटा हो गया और इक्वेटर पे ये क्लियर आउट हो गया। दैट्स व्हाई द शेप ऑफ अर्थ इज फ्लैटेंड फ्रॉम द पोल, एक्सपांडेड फ्रॉम द
इक्वेटर, इस शेप को कहा जाता है जियोइड शेप। कौन सा शेप? क्लियर, लिख लीजिए। शेप ऑफ द अर्थ, शेप ऑफ द अर्थ जियोइड, शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड, शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। किस वजह से है ये? लिखो, ड्यू टू इट्स रोटेशन मोशन, ड्यू टू इट्स रोटेशन मोशन। किस समय? ड्यूरिंग इट्स प्रिमिटिव कंडीशन, डन, क्लियर। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, दिस शेप एक्वायर्ड बाय अर्थ ड्यू टू इट्स, दिस शेप एक्वायर्ड बाय अर्थ ड्यू टू इट्स, ध्यान से लिखना प्लीज, मोल्टन ऑब्लिक प्लास्टिक ऑब्लिक इलास्टिक। पी में प्लास्टिक था, ई वाला इलास्टिक है, प्लास्टिक ऑब्लिक इलास्टिक नेचर ऑफ रॉक्स। एक बार पढ़ के देखो ये लाइन, नेचर ऑफ रॉक्स। एक बार पढ़ के देखिए ये लाइन, बात समझ में आ रही है? मैंने मोल्टन इसलिए बोला क्योंकि इनिशियल स्टेज में वो मोल्टन था। मैंने इलास्टिक इसलिए बोला क्योंकि वो इनिशियल स्टेज में एक्सपांड हो सकता था। मैंने प्लास्टिक इसलिए बोला क्योंकि बाद में वो सॉलिडिफाई होकर कन्वर्ट हो गया इनटू सॉलिड स्ट्रक्चर, बाद में उसने अपना शेप चेंज नहीं किया। क्लियर आउट हुआ? नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, दिस शेप इज flattened from poles or bulged from equator, done। कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। क्या? नेचर से, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, ये मैंने आपको शेप बता दिया कि अर्थ का ये शेप है। अर्थ का अगर ये शेप है तो ये देखो पोलार रेडियस, ये देखिए इक्वेटोरियल रेडियस, डन। पोलार रेडियस में सेंटर से दूरी क्या है? अगर सेंटर से दूरी कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? आया ना? अगर सेंटर से दूरी ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? ध्यान दो प्लीज। ये है मेरा एटमॉस्फेयर का फर्स्ट लेयर जिसे मैं कहता हूं ट्रोपोस्फियर। ये है एटमॉस्फेयर का मेरा फर्स्ट लेयर जिसे मैं कह रहा हूं ट्रोपोस्फियर पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जस्ट नियर टू इक्वेटर क्या होगा? अगर कम होगा तो गैसेस मॉलिक्यूल एक्सपांड होंगे, अगर एक्सपांड होंगे तो एटमॉस्फेयर की थिकनेस क्या होगी? कोई डाउट? अगर ऐसा है तो यहां पर लगने वाला फोर्स ज्यादा, इस वजह से गैसियस मॉलिक्यूल पास में, इस वजह से थिकनेस कम में है। देखो, कोई डाउट? क्लियर? ये आया समझ में? अगर ऐसा ही है तो मैं कह रहा हूं यहां पर कोई व्यक्ति अपना वजन नापेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होने की वजह से उसका वजन ज्यादा आएगा। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो अपना वजन नाप रहा है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने की वजह से वजन, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं, पीएससी की प्री का क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति अपना वेट इक्वेटोरियल रीजन पर करता है, उसका वेट एक्स आता है। कोई व्यक्ति, वही व्यक्ति अपना वेट पोल्स पे करता है, उसका वेट वाई आता है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड? क्लियर आउट हो गया? डन? समझ में आ गया आप लोगों को ये भी? अब इधर ध्यान दीजिएगा, एक टर्म होती है रेनबो। समझ पा रहे हैं रेनबो क्यों ओकर होता है? रेनबो क्यों ओकर होता है? नहीं समझ में आया? हाँ, क्यों होता है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो क्यों रही है?
क्यों हो रही है? अभी देखो यहां पर सन है, ये देखो ये लाइट आ रही है, ये अर्थ की सरफेस है, अभी तो स्कैटरिंग नहीं हुई। ये बादल आ गया, इसने ये बारिश करवा दी, अब सन की लाइट आ रही है, अब देखो स्कैटरिंग होना शुरू हो गई। क्यों? ड्यू टू दी डेंस एटमॉस्फेयर देयर इज ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डेंस एटमॉस्फेयर में मैं कह रहा हूं कि एक नया एयर का मॉलिक्यूल आ गया जिसका नाम H2O वेपर है। कोई डाउट? ये बात समझ पा रहे हैं? अगर बारिश नहीं होगी तो रेनबो आएगा क्या? बारिश से हो क्या रहा है? एटमॉस्फेयर में एक नई गैस ही तो आ रही है जिसका नाम है H2O वेपर या फिर ड्रिजल। क्लियर? क्या मैं कह सकता हूं डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर बढ़ रही है बारिश के बाद? हाँ या ना? क्या मैं कह सकता हूं या नेचुरली डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर बढ़ गई? अगर नेचुरली डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर बढ़ गई तो थ्रू आउट द लाइफ क्या यहां पर स्कैटरिंग होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो देखो यहां पर हमेशा लाइटनिंग इफेक्ट नजर आता है जिसे हम नाम देते हैं। क्लियर आउट हो गया? डन? लिख लीजिए, नॉर्दर्न पोल शोज auroras due to northern pole shows auroras due to the scattering of light, क्लियर आउट हो गया? डन? तो अरोराज इफेक्ट जो है वो भी दोनों पोल्स पे नजर आते हैं, नॉर्थ पोल एज वेल एज, मैंने वहां सिर्फ नॉर्थ पोल लिखवा दिया है, प्लीज दोनों लिख लीजिएगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दोनों पर ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती हुई नजर आएगी। क्लियर आउट हो गया? शेप ऑफ अर्थ समझ में आ गया? शेप ऑफ अर्थ का इफेक्ट समझ में आ गया? डन? नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, एक्सेस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट हेडिंग एक्सेस ऑफ अर्थ। शेप ऑफ अर्थ खत्म होता है यहां पर, नेक्स्ट हेडिंग एक्सेस ऑफ अर्थ। इधर ध्यान दीजिए, ये नॉर्मल कंडीशन ऑफ अर्थ है। नॉर्मल कंडीशन ऑफ अर्थ का सिंपल मतलब है बच्चों, इधर ध्यान दीजिए, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। 3D में देखा जाए तो ऐसा कुछ अर्थ होगा और उसके सेंटर से पास होने वाली लाइन ज्वाइनिंग नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इज कॉल्ड। कोई डाउट? ये नॉर्मल एक्सेस है, ये सन है, इसी नॉर्मल एक्सेस के रेफरेंस में अब अर्थ घूम रहा है। देखो अगर ये रोटेशन ऐसा होता चला जा रहा है तो सन के रिस्पेक्ट में अर्थ की पोजीशन में कोई बदलाव आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो कोई भी सीजनल चेंज होकर होगा क्या? क्लियर आउट हो गया? डन? अगर एक्सेस ऐसी होती तो कोई भी सीजन में चेंज नहीं होते, पर एक दिन की बात है जिस दिन हमारे सोलर सिस्टम में 20 प्लैनेट हुआ करते थे। कितने प्लैनेट? उसमें एक अर्थ था और एक अर्थ के जैसा ही एक और प्लैनेट था नेम्ड एज थिया। क्या नाम है? ये है अर्थ जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये है थिया। थिया और अर्थ दोनों एक दूसरे की ऑर्बिट को क्रॉस करते थे, मतलब इंटरसेक्ट करते थे, मतलब अर्थ यहां से जाता था, थिया यहां से जाता था, पर निकलने का रास्ता एक ही था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे से टकरा गए। जब दोनों एक दूसरे से टकराए तो प्लीज पे अटेंशन, कुछ ऐसा हो रहा है, ये है अर्थ, थिया इधर आया, टकराया, थिया चकनाचूर हो गया और अर्थ का कुछ हिस्सा टूट गया। इमेजिन करके देखो, अगर यही अर्थ है और अर्थ का ये वाला हिस्सा टूट गया, मतलब मैंने इस हाथ में बहुत बड़ी सी बाल्टी उठा ली तो देखो मैं ऐसा झुक जाऊं। पॉइंट समझ में आ रहा है? ड्यू टू दी imbalances of mass, earth get inclined to 23.5 डिग्री। क्लियर आउट हो गया? डन? फिर से ध्यान दीजिएगा, समय के साथ अर्थ ने सोचा होगा कि मैं सीधी हो जाऊं, पर हो नहीं पाई। क्यों? क्योंकि जो पार्ट्स टूटे थे, प्लीज पे अटेंशन, ये कॉलिजन हो रहा है वेदांत एकेडमी की इस क्लास में, तो कॉलिजन के द्वारा टूटे गए पार्टिकल भी क्या यहीं बिखरेंगे?
अगर यहीं बिखरेंगे तो समय के साथ फिर वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जब वो एक दूसरे से जुड़ गए तो उन्होंने एक नई सेलेस्टियल बॉडी का निर्माण कर लिया, दैट इज मून। कौन सी सेलेस्टियल बॉडी? दैट इज मून। इसीलिए कहा जाता है मून इज आवर फॉसिल प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट? एग्जाम का क्वेश्चन है, क्लियर आउट हो रहा है कि मून क्या है? मून हमारा फॉसिल प्लैनेट है। क्यों फॉसिल प्लैनेट? क्योंकि ये हमारे डेड रिमेन से ही तो बना हुआ है। क्लियर आउट हुआ? अब ये डेड रिमेन से बनने की वजह से अर्थ के पास में ही सिचुएटेड है, उस वजह से अर्थ पर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कंटिन्यूअसली लगता है, उस वजह से अर्थ अपनी प्लेस पे वापस सीधी, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है? इसे खींच रहा है। तो अर्थ का इंक्लिनेशन होने का आज के समय में बड़ा रीजन है प्रेजेंस ऑफ मून। क्लियर आउट हो गया? डन। तो अर्थ ने एक इंक्लिनेशन ले लिया, दैट इज 23.5 डिग्री। क्लियर? अब इधर ध्यान दीजिए प्लीज। ये है हमारा सन, यही है सन ये, और अगर यही अर्थ है और इसका एक इंक्लिनेशन भी आ गया, देखो ये, तो अर्थ का नॉर्थ पोल टुवर्ड्स दी, अर्थ का साउथ पोल अवे फ्रॉम दी, दिस रीजन एक्सपीरियंसिंग समर, दिस रीजन एक्सपीरियंसिंग विंटर। क्लियर आउट हो गया? अर्थ रोटेट हो रहा है और ये रिवॉल्व होके यहां आ गया। अब इस कंडीशन में अर्थ का नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम द साउथ पोल टुवर्ड्स द, इस वजह से अगेन जो सीजन की कंडीशन थी वो क्या हो गई? बदल गई। पीएससी का क्वेश्चन है प्लीज, बहुत बार बहुत सारे लोग गलत करते हैं कि चेंज इन सीजन होता है। ऑप्शन नंबर 1 रिवॉल्यूशन के कारण, बिल्कुल सही बात है। इतना करके हम छोड़ देते हैं क्योंकि रिवॉल्यूशन से ही सीजन चेंज होते हैं। नहीं, ऑप्शन नंबर 2 है इंक्लाइंड एक्सिस, बिल्कुल सही बात है। दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से अर्थ की सरफेस पे सीजन चेंज हो रहे हैं। क्लियर आउट हुआ? तो एक्सेस पढ़ाने का मेरा मेन मोटिव है कि अर्थ अपनी जगह पर 23.5 डिग्री झुका हुआ भी है, और इस झुकाव के साथ साथ जब वो रिवॉल्यूशन करता है तभी अर्थ की सरफेस पे सीजन चेंज होते हैं। क्लियर? डन। ये डायग्राम में ऐसा कुछ कर लीजिएगा और इस इंक्लिनेशन में 23.5 डिग्री लिख लीजिएगा। डन। क्लियर? अब क्वेश्चन कुछ ऐसा भी आता है कि ये अर्थ का प्लेन है, कौन सा? हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये अर्थ का प्लेन है, कौन सा? वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन से इंक्लिनेशन एंगल कितना है? 23। हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लिनेशन एंगल कितना है? क्लियर? लिख लीजिए दोनों। हेडिंग डाला एक्सेस ऑफ अर्थ, डायग्राम बनाओ, फिर मैं कुछ लिखवा रहा हूं वो लिखिएगा फटाफट। क्लियर? इतना समझ में आ गया? लिख लीजिए एक्सिस, एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन, एक्सिस is the imaginary line, axis is the imaginary line joining north and south pole, joining north and south pole, passing through the center of earth, passing through the center of earth, passing through the center of earth। क्योंकि सेम डेफिनेशन लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के लिए भी होता है। इट इज द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। यही लॉन्गिट्यूड भी होता है, पर लॉन्गिट्यूड
सेंटर से पास नहीं होती है, एक्सिस सेंटर से पास होती है, वो सरफेस पे खींची गई रेखा है, ये सेंटर से खींची गई रेखा है। क्लियर आउट हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स पोजीशन, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स पोजीशन अराउंड, किसके अराउंड? अराउंड एक्सिस ऑफ अर्थ, अराउंड एक्सिस, अराउंड एक्सिस। नेक्स्ट लाइन लिख लीजिए, एक्सिस ऑफ अर्थ इंक्लाइंड, एक्सिस ऑफ अर्थ इंक्लाइंड, इंक्लाइंड 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री फ्रॉम किससे? फ्रॉम वर्टिकल प्लेन, फ्रॉम वर्टिकल प्लेन एंड 66.5 डिग्री, एंड 66.5 डिग्री फ्रॉम इट्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। डन? क्लियर? नोट डाल के एक पॉइंट लिख लीजिए, द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ इज ड्यू टू, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ इज ड्यू टू, किसकी वजह से है? इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। लिख लो, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, मून के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मून के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा नेचुरल सैटेलाइट ऑब्लिक, नेचुरल सैटेलाइट ऑब्लिक फॉसिल प्लैनेट, ऑब्लिक फॉसिल प्लैनेट। क्लियर? नोट में दूसरा पॉइंट, चेंज इन सीजन, लिखिए दूसरा पॉइंट, चेंज इन सीजन, चेंज इन सीजन इज ड्यू टू the revolution of earth, is due to the revolution of earth with its inclined axis, with its inclined axis। clear out हुआ? done? next, axis of earth खत्म। next heading डाल लीजिए, latitudes and longitudes। next heading, latitudes and longitudes। अब अगेन ध्यान दीजिए, अर्थ जो है मैंने अभी बताया हमारे सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है, या इनर प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट है, जिसका डायामीटर 12,000 किलोमीटर है। इतनी बड़ी अर्थ को पढ़ना प्लस उसमें कोई चीज आइडेंटिफाई करना, किसी की लोकेशन बताना, प्लस उसका क्लाइमेट बताना, उसका टाइम बताना, ये सब बहुत मुश्किल है। इस वजह से मैंने अर्थ की सरफेस पर कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई हुई हैं, जिन इमेजिनरी लाइंस का नाम होता है लैटिट्यूड्स एंड latitudes are nothing but these are the horizontal lines drawn at the surface of the earth from center। clear? longitudes are again vertical lines drawn at the surface of the earth with a certain angle from the center। मतलब क्या है, प्लीज ध्यान दो, अगर यही अर्थ है, ये देखो फील हो पा रहा है, यही अर्थ है, ये अगर यही अर्थ है तो ये रहा इसका सेंटर, अगर यही सेंटर है तो ये इसका सरफेस। सेंटर पे मैंने एक पेन रख दिया, देखो ये जिसका पॉइंट सरफेस की तरफ है, तो सेंटर पे हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ मेरा एंगल क्या है अभी? बोलो, 0। देखो 0 एंगल के साथ मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्या नाम है इसका? 0 डिग्री लैटिट्यूड, दैट इज इक्वेटर। डन? ये देखो एंगल मैंने बढ़ा दिया, 23.5 डिग्री कर दिया।
अगेन एक लाइन ड्रॉ हो गई 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्लियर। ये एंगल मैंने 23.5 डिग्री साउथ कर दिया। अगेन एक लाइन ड्रॉ हो गई दैट इज 23.5 डिग्री साउथ। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, अर्थ के सेंटर से किसी सर्टेन एंगल पर अर्थ की सरफेस पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अगर ये एंगल 0 डिग्री है तो लाइन ड्रॉ हुई 0 डिग्री, अगर ये एंगल 23.5 डिग्री है तो लाइन ड्रॉ हुई 23.5, अगर ये एंगल 66 है तो अगेन लाइन 66, और अगेन ये एंगल अगर 90 डिग्री का है तो जो पॉइंट ड्रॉ हो रहा है वो 90 डिग्री का पॉइंट है। कोई डाउट? प्लीज पे अटेंशन, इधर ध्यान दीजिए प्लीज। अगर ये 0 डिग्री है तो क्या ये 1 डिग्री है? क्या 2, 3, 4, 5, 7, 80, 90? टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी ड्रॉ कर सकता हूं मैं? कितनी ड्रॉ कर सकता हूं? क्लियर आउट हुआ? अगेन ये 0 डिग्री है, देखो 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 90, कितनी टोटल ड्रॉ कर सकता हूं? टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई? 90 इन द नॉर्थ, 90 इन द साउथ। पर क्या 0 डिग्री भी अपने आप में एक लाइन है? तो टोटल कितनी हो गई? ये पीएससी का क्वेश्चन है। हाउ नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ? टोटल 181। मैंने बोला हाउ नंबर ऑफ लैटिट्यूड एट दिस, हाउ नंबर ऑफ सिर्फ लैटिट्यूड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो टोटल हो गई 181। 90 इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 90 इन द सदर्न हेमिस्फीयर विथ इक्वेटर। कोई डाउट? पर मैं अगर पूछ लू कि हाउ मैनी लैटिट्यूड, नहीं, लैटिट्यूडनल लाइंस एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो नॉर्थ तो पॉइंट है, साउथ भी पॉइंट है, तो ये दोनों लाइंस नहीं है, तो टोटल हो गई 17। क्लियर? पीएससी प्री का क्वेश्चन है। डन हो गया? टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड समझ में आ गया क्या है? अब प्लीज ध्यान दो, मैं जब लैटिट्यूड्स बना रहा था तो क्या मैंने एंगल चेंज किया? ये 0 डिग्री था तो हर जगह क्या ये 0 डिग्री ही था? अगर ये यहां 1 डिग्री था तो क्या हर जगह ये 1 डिग्री था? तो क्या ये 0 डिग्री और 1 डिग्री एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेंगी? अगर नहीं करेंगी तो क्या मैं कह दूं कि ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पे हैं एट ईच एंड एवरी पॉइंट? अगर ऐसा है तो क्या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं? अगर ऐसा है तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग भी है। अगर ऐसा है तो इन दोनों के बीच की दूरी भी कांस्टेंट है, 111 किलोमीटर, दैट इज 1 गॉर। क्लियर आउट हो गया? देन हेडिंग डाल लीजिए लैटिट्यूड्स। प्लीज अगर किसी को कोई डाउट आए तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो रैपिड फायर के पैसे भी मिल रहे हैं मेरे को, ठीक है? सैलरी तो मिल ही रही है ना? आपको समझ आए या ना आए? लिख लीजिए लैटिट्यूड्स, उसमें लिखिए इट इज द इमेजिनरी लाइन, इट इज द इमेजिनरी लाइन, ऐसी कोई लाइन है नहीं, पर इट इज द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ड्रॉन एट द सरफेस ऑफ अर्थ, drawn at the surface of earth with a certain angle, with a certain angle। किससे certain angle? कौन से प्लेन से? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? फ्रॉम इट्स हॉरिजॉन्टल प्लेन, फ्रॉम इट्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लियर आउट हो गया? डन। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। There are total 181 latitudes. There are total 181 latitudes. 181 latitudes can be drawn. 181 को हाईलाइट कर लेना आप। 181 लैटिट्यूड्स बोला है मैंने, लैटिट्यूडनल लाइंस नहीं। 181 लैटिट्यूड्स कैन बी ड्रॉन एट द सरफेस ऑफ अर्थ। 181 latitudes can be drawn at the surface of earth। Again next point लिख लीजिए। There are total 179, there are total 179 latitudinal lines, 179 latitudinal lines present at the surface of earth। बिकॉज क्या है? बिकॉज नॉर्थ पोल और साउथ पोल आर जस्ट
नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर जस्ट पॉइंट्स, आर जस्ट पॉइंट्स। क्लियर? आए यहां तक समझ में? नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लैटिट्यूड्स आर पैरेलल्स, लैटिट्यूड्स आर पैरेलल्स, ऑब्लिक, हॉरिजॉन्टल, ऑब्लिक, नॉन इंटरसेक्टिंग, ऑब्लिक, कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। आपको समझ में आ गया होगा ऑब्लिक लिखवाने का मेरा मतलब क्या है? पैरेलल्स, हॉरिजॉन्टल, नॉन इंटरसेक्टिंग और कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। क्लियर? डन। दैट इज इक्वल टू, कांस्टेंट डिस्टेंस जो है वो दैट इज इक्वल टू 111 किलोमीटर्स। कितना? 111 किलोमीटर्स। दैट इज 111 किलोमीटर। कोई डाउट आ रहा है क्या? 111 किलोमीटर, दैट इज 1 गौर, GOUR, 1 गौर। क्लियर? ये उसकी यूनिट है। 111 किलोमीटर ना लिखते हुए हम 1 गौर लिखते हैं, बात एक ही है। कोई डाउट है? क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिख लीजिए फटाक से, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन सी लैटिट्यूड्स इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, सबसे पहला 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक्स, ये है ऑफ कैंसर, ये है ऑफ कैप्रिकॉन। क्लियर? 66.5 डिग्री क्या है? कल्स। कौन सा? आर्कटिक और एंटार्कटिक। और लास्ट में पोल्स, 90 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ, साउथ पोल। ये है 66.5 डिग्री, ये है 0 डिग्री। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ गड़बड़ हो गया वो थोड़ा सा। 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 0, 23.5, 60 डिग्री। इक्वेटर के ऊपर सब नॉर्थ, नीचे सब। क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइंस हैं। अब इस एंगल का 23.5 का उस इंक्लिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, इस 66.5 का उस 66.5 डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। ये क्यों लिए गए हैं ये अभी मैं बता दूंगा। बना लीजिए फटाफट। डन। क्लियर? बुला लो उसको। 3 महीने के लिए रणछोड़ दास, सामल दास, चांचड़ बन जाओ, जहां से जो मिले बटोर लेना। डन। ये कुछ लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी हैं। 0 डिग्री इक्वेटर पे होती है। प्लीज ध्यान दो, अगर आप अर्थ को अच्छे से देख पा रहे हो और फील कर पा रहे हो तो मुझे आंसर करिएगा, क्या इक्वेटर की साइज अर्थ पर सबसे बड़ी है? सही में? क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बड़ी है? हाँ बड़ी है, क्योंकि सबसे ज्यादा सरकमफ्रेंस पे इसे ड्रॉ किया है। तो क्या इससे बड़ा कोई सर्कल होगा? इसीलिए इसे ग्रेट सर्कल भी कहते हैं।
क्लियर? लिख लो, इक्वेटर इज नोन एज ग्रेट सर्कल, इक्वेटर इज नोन एज ग्रेट सर्कल। आप इक्वेटर को देख पा रहे हैं? अगर आप देख पा रहे हैं तो ये बताइए अर्थ को इक्वेटर कितने टुकड़ों में डिवाइड कर रहा है? पर क्या वो दोनों टुकड़े एक दूसरे के इक्वल है? That's why it divides Earth into two exact equal halves. लिख लीजिए, Equator divides Earth into two equal halves. Earth, Equator divides Earth into two equal halves. Clear? That is northern hemisphere, southern hemisphere. यार सॉरी, वो शेप ऑफ अर्थ निकालिएगा प्लीज एक बार फटाफट। शेप ऑफ अर्थ मैंने सिर्फ एक शब्द लिखवाया है, जियोइड। उसी को आम भाषा में ओब्लेट स्फेरॉइड भी कहते हैं। आम भाषा में ओब्लेट, OBLATE, ओब्लेट स्फेरॉइड। क्योंकि हमारी अर्थ स्फेयर जैसी है, पर ऐसा स्फेयर जो ऊपर और नीचे से चपटा हो गया, इसीलिए हम ऊपर वाले स्फेयर को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, नीचे वाले स्फेयर को सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। क्लियर? वापस अपने टॉपिक पे आ जाइए। एक पन्ने के लिए मेरे को सॉरी बोलना पड़ा, देखो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। चलिए, लिख लिया, डिवाइड अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है? क्या इसके अलावा जो लैटिट्यूड्स हैं वो भी अर्थ को डिवाइड करती है? हाँ बिल्कुल करती है, पर वो हाफ्स इक्वल नहीं होते, इसलिए नोट डाल के यहीं लिख लीजिए, एवरी लैटिट्यूड्स डिवाइड्स अर्थ, एवरी लैटिट्यूड्स डिवाइड्स अर्थ, अर्थ। एक्सेप्ट कर दीजिएगा प्लीज, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट 0 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ कर लो, या तो 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इन अनइक्वल हाफ्स। समझ गए ना? कंफ्यूजन हो रहा था जब आप लिख रहे थे, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि 0 डिग्री क्यों लिखवा दिया? क्योंकि 0 डिग्री इक्वल हाफ में डिवाइड करता है और पोल्स तो डिवाइड ही नहीं करते हैं, इसलिए मैंने लिखवा दिया। उसके अलावा बची हुई सारी लैटिट्यूड जो है अर्थ को डिवाइड करेगी, पर 2 अनइक्वल हाफ्स में। क्लियर आउट हो गया? डन। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। एक काम करो, इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड्स बना के लिख लो। अब हेडिंग डाल लीजिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड। इतना सब पढ़ाने का मेन मोटिव क्या है? क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड? जल्दी बताओ। हाँ, एक ही उसका इंपॉर्टेंस है जो ये बता रहे हैं, दैट इज क्लाइमेट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। पहले इधर ध्यान दो, ये देखो, ये रहा अर्थ। अगर यही आप कंसिडर कर रहे हो ना अर्थ, तो ये कंसिडर कर लो सन। अगर यही सन है और यही अर्थ है, तो सन का सोलर रेडिएशन अर्थ के इक्वेटर के पास 90 डिग्री के एंगल के साथ गिर रहा होगा। फील करके देख लो, ये रहा ना सन, ये रहा एंगल, देखो 90 डिग्री का इंसिडेंस। पर क्योंकि हमारा अर्थ स्फेरिकल है, तो ये एंगल ऊपर जाते जाते कम हो जाएगा। अब सिंपल है, अगर यहां एक दिया जल रहा है, मैं कसम खा रहा हूं ऐसे, तो मुझे तकलीफ हो रही होगी, पर मैं ऐसे कसम खाऊं तो आप समझ पा रहे होंगे कि उसकी हीटिंग एनर्जी मेरी सरफेस पर कम इफेक्ट डाल रही होंगी, तो टेम्परेचर कम। इसका मतलब विथ लैटिट्यूड्स टेम्परेचर क्या होगा? क्लियर आउट हो गया? अगर टेम्परेचर डिक्रीज, तो मैं मान सकता हूं कि इक्वेटर पे टेम्परेचर सबसे, अगर इक्वेटर पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा, तो रेट ऑफ इवोपरेशन, अगर सबसे ज्यादा रेट ऑफ इवोपरेशन, तो क्लाउड फॉर्मेशन, अगर वो ज्यादा हो रहे हैं तो बारिश, यानी कि इक्वेटोरियल रीजन इज द वेटेस्ट रीजन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। पोल्स पर टेम्परेचर, इवोपरेशन, रेनफॉल, कोल्डेस्ट एरियाज विथ लोवेस्ट रेनफॉल। कोई डाउट? क्लियर? यानी कि लैटिट्यूड्स आर द लाइंस ड्रॉन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ जस्ट टू आइडेंटिफाई द
क्लाइमेटिक कंडीशंस, दैट्स इट, बाकी कल डिस्कस करते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड, उसमें लिख लीजिएगा क्लाइमेट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ शोन्ड बाय लैटिट्यूड्स।